बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान टुडे में मैं हूं आपका होस्ट इकबाल शाहिद। आज हम बात करेंगे कि नैब में सियासतदानों के पर मुबैना इल्ज़ामात पर पेशियां जारी हैं। एक पेशी आपने कल देखी और एक आज वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब की देखी, जहां एक शराब का परमिट इशू करने पर उनको तलब किया गया था, लेकिन उनको एक मुबैना तौर पर खुफिया प्रॉपर्टीज़ अपने रिश्तेदारों के नाम लगवाने पर एक लिस्ट थमा दी गई है, जिसका जवाब वो 18 तारीख को देंगे। दूसरा हमारा मौजूद होगा कि कराची में चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने, आप देख रहे हैं कि 2 दिन से वहाँ समाअत हो रही है, उन्होंने सूबाई हुकूमत को नाकाम तरीन हुकूमत करार दिया है और NDMA को हुक्म दिया है कि कराची के तमाम जो नाले हैं, जिनकी वजह से आपने देखा कि कराची के जो लोगों का हाल हुआ है बारिशों से, उस पर उन्होंने कहा कि तमाम नाले इसको ये साफ करेंगे। फिर अटॉर्नी जनरल साहब ने उसके जवाब में ये कहा, जब उन्होंने कहा सियासी हुकूमतें, सूबाई हुकूमत खास तौर पर नाकाम हो चुकी है, तो उन्होंने कहा कि हम आइनी तौर पर कुछ सोच रहे हैं। दूसरा खुशखबरी ये है, तीसरा जिस मौजू पर हम बात करेंगे, कि रूस के सदर पुतिन ने कहा है, बल्कि दावा किया है कि हमने वायरस जो है इसकी वैक्सीन बना ली है, कोरोना वायरस की, जिसका पहला उन्होंने जो इंजेक्ट की है, इन तजर्बा किया अपनी ही बेटी पर। ये दुनिया के लिए बहुत खुशगवार पैगाम है। लेकिन अमेरिका और जो बरतानिया है, जिनकी इजारादारी है ऐसी चीज़ों पर, यूरोपीय यूनियन की भी और यूरोप की भी, उन्होंने इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। जी अपना मियाँ साहब, सैफुर रहमान साहब, बहुत शुक्रिया कि आप देख रहे हैं कि जो किया होता है, ज़ाहिर है नैब जो है एक ऐसा अदारा है जो एक ख़ास सतह के केसेस को लेते हैं, बड़े केसेस को, उनकी आज तक की कारकर्दगी भी ठीक है, कंट्रोवर्शियल भी जाते हैं, ज़ाहिर जिसको पकड़ा जाएगा, जो जिस आदमी को वो बुलाएंगे वो ज़ाहिर उसको पोलिटिसाइज करता है। सही बात। चलो ये तो हुआ, वज़ीर आला पंजाब को उन्होंने बुलाया और वो अपनी ही गाड़ी पर बगैर प्रोटोकॉल के गए, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। नहीं, मैं समझता हूँ कि देखें, साफ शफाफ एहतसाब की रवश अब पड़नी चाहिए। मैं तो बल्कि कहता हूँ, ये जो हम अक्सर देखते आए हैं कि जी हुकूमत और नैब का गठ जोड़ा है, इधर से इल्ज़ाम लग जाता है, आपको तलबी होती है, बजाय आप सफाई पेश करने के, बजाय आप अपने हक में दिफाई शवाहिद पेश करें, आगे आप इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दें जी यहाँ पैगाम पहुँचा है और कहीं ना कहीं से इनकी आर्म ट्विस्टिंग हुई है, वो कहते हैं जनाब इनको पकड़ लो। लेकिन अब चूँकि वज़ीर आला देखें जी, हाज़र सर्वस वज़ीर आला, और वो भी पंजाब का सबसे बड़े सूबे का, जब वो अपनी गाड़ी में बगैर प्रोटोकॉल के जाता है, तो ये एहतराम मैं समझता हूँ। पहले तो मैं उस शख्स की तारीफ करूंगा जिसे उस्मान बुज़दार कहते हैं, कि उसने कम से कम अपने आप को इस काबिल समझा। बाकी इल्जामात जो हैं वो इल्जाम से देना जरूरी है। इल्जाम देखे ना जी, अगर मैं कोई गलत कर रहा हूँ तो मुझे इल्जाम तो लगेगा, अब इल्जाम की मैं सफाई भी दूंगा। देखे ना, आप माजी में चले जाएं या छोटी सतह पे चले जाएं, आप देहात में किसी कस्बे में रह रहे हैं, आप पर कोई इल्जाम लगता है, पंचायत आपको तलब करेगी, आपके सर पे जितनी मर्जी पकड़ी हो। नहीं, मैं तो पूरी सिविलाइज दुनिया में, पूरी सिविलाइज दुनिया जहाँ जुर्म का तल्लक है, इंडिविजुअल जो है वो आदमी को खुद जवाब देना पड़ेगा, खुद जवाब देना पड़ेगा, उसको को पार्टी के पीछे या किसी बहुत बड़े इदारे के पीछे कोई नहीं लेनी चाहिए। पाकिस्तान में ये रवाज बन गया है कि अगर मैं पार्टी का सरबराह हूँ या ओहदेदार हूँ या मसलन मेरी कोई हैसियत है, तो मैं वो उस चीज को ट्विस्ट करके उस तरफ ले जाता हूँ, चूंकि मैं मुखालफत में हूँ, इसलिए मुझे ये तंग कर रहे हैं। लेकिन इकबाल साहब, ये हथकंडा अब ना मेरा हाल कमजोर मांद पड़ता जा रहा है, क्योंकि ये हथकंडा बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ। ये जो मोर्चा बंदी है, एक मोर्चा बना आगे पार्टी का, उसको आगे कर देना। अब देखें ना कि इन चीजों को लोग समझना शुरू कर दिया। हथकंडा आप कह रहे हैं कि ये काफी हद तक पीछे चला गया, क्या भी तो कल की बात है। आपने देखा कि पूरे जुलूसों के जुलूस गए हैं, ठीक है, और यानी एक सुन आप पर इल्जाम है ना, हम ये भी नहीं कहते कि इल्जाम सच्चा है, तो आप बस कोई इन्वेस्टिगेशन के जो अदारे हैं, बल्कि मैंने तो कल यही इंटरव्यू में ये बात की कि अदारे अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। अदारों में कौन बैठता है? अदारे से मुराद क्या, व्हाट इज द डेफिनेशन? अदारों से मुराद है कि वहां बैठ के जिनका नोटिफिकेशन होता है, जिस भी ओहदे के लिए वो लोग, जज है तो जज है, अफसर है तो अफसर है, वो उसको प्रोसीड करना है। अगर वो आदमी अदारे की नुमाइंदगी करते हुए उसके ओहदे के तहत, उसके बाइलाज के तहत, उसके असूलों के तहत कोई प्रोसीड कर रहा है, तो उसकी तो वैसे ही जान को खतरा है, अगर अदारे पर ही हमला हो जाता है तो। जी बिल्कुल नहीं। देखिए, अदारों का तकद्दुस है, वो पामाल किसी सूरत नहीं होना चाहिए, ना पथराव की शक्ल में, ना कोई वहाँ पे धरनों की शक्ल में, ना ये जाके कि आप जैसे सुप्रीम कोर्ट जैसी एक बहुत बड़ी अदालत के बाहर जाके आप पत्थर
पथराव करते रहे और अंदर भी चले गए और जजों को यानी मैंने हैंडलिंग की, ये बड़ी ज्यादती है। देखिए दुनिया भर में मुझे याद पड़ता है जी, इकबाल साहब आपको बड़ी दिलचस्प बात बताऊं कि मुझे इत्तेफाक से कोई एक गवाही देनी पड़ गई बरतानिया की कोर्ट में। क्योंकि मेरे वाइफ और बच्चे तो गए हुए थे बरतानिया, तो मैं जा ना सका, मैं चाइना गया था, मैं अभी आया तो मैं लेट हो गया। तो उन्होंने कहा जी हम वीडियो लिंक के जरिए आपको पाकिस्तान से ले लेते हैं। अब मैं जज साहब से मुखातब हूँ बरतानिया की अदालत में, यहाँ लाहौर से बैठा, तो वीडियो लिंक के जरिए सारी बातचीत हुई। तो उन्होंने मुझे एक सवाल किया, जो मुखालिफ वकील थे, तो उन्होंने कहा जनाब आपका बरतानिया की पुलिस और अदारों के बारे में क्या ख्याल है। मैं कहा जी ये सवाल मैं समझ नहीं रहा, आप मुझे कोई ट्रैप कर रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं जी आप सिंपल सा जवाब दें बगैर कोई लगी लिपटी के। मैं कहा जी मैं बहुत एहतराम करता हूँ। उन्होंने कहा जी हमारे यहाँ पहले इंसाफ की सीढ़ी ही पुलिस है, पहले इंसाफ की सीढ़ी ही वो अदारे हैं एहतसाब के, कि जहाँ पे जाके पूछगछ होती है, फिर जाके वो जज को एक चीज पूरी तैयार करके देता है कि जनाब हमारी इन्वेस्टिगेशन ये कहती है। और यही वजह है, आपने गौर किया होगा इकबाल साहब, इतना तजर्बा, आप ब्यूरोक्रेट भी रहे हैं, कि वहां पे अदारे जब केस बना के दे देते हैं तो कोर्ट्स में कन्विक्शन, पता है आपको, सजा का रेट इतना ज्यादा है 60-70% से ज्यादा, कि वो इतना हमारे यहाँ झूठे मुकदमे भी बनाए जाते हैं, झूठे भी बनते हैं। लेकिन वही मैं कहता हूँ कि ज्यादातर वहां पर जो होते हैं कि मुकदमा जो है उनमें ज्यादातर जो है कन्विक्शन हो जाता है। चलो मियां सैफुर राना अर्शद साहब लाइन पर हैं, क्योंकि उन्होंने आज आना था, लेकिन वो तो मौके के गवाह हैं सारे। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बड़ी मेहरबानी, आपका गला भी खराब था, आंसू गैस काफी आप पर फेंकी गई, आप माशाल्लाह यानी वो कहते हैं जब प्यार किया तो डरना क्या, तो आप आगे जाना पड़ेगा। अच्छा वजह ये है कि जाहिर ये सवाल तो आपको कई चैनल कर चुके होंगे कि आप फ्रंट लाइनर भी हैं। आज आपके यानी एक जो अकलीती एमएन उसको आज कोरोना वायरस का भी पॉजिटिव निकल आया इसी जुलूस में ही, जो कल यानी लोग इकट्ठे हुए थे अपने लीडर के इस्तकबाल के लिए। इसको इस तरह कह लेते हैं कि आपने देखा हाई कोर्ट में मियां शहबाज शीसा को जब दोबारा रिविजिट कोरोना के मुतासर वो हो गए, तो ये जरूरी है कि ये लाव लश्कर ला के तो किसी इदारे की तरफ चल पड़ना। मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इकबाल शाह साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आपके टीवी टुडे चैनल का आप बड़ी फहम फरासत रखते हैं। गुजारिश ये है कि जब हुकूमत ने तो अनाउंस कर दिया है कि कोरोना है ही नहीं, और उन्होंने 3 हफ्ते पहले से पंजाब गवर्नमेंट ने टेस्ट करने बंद कर दिए हैं, 88,000 से 93,000 की 4 हफ्तों में हुई। सिंध में 1,36,000 है, लेकिन पंजाब 12 करोड़ का है, सिनेमा हॉल खोल दिए हैं। आप कहीं मेरा ख्याल है सिग्नल के या कोई किसी ऐसे कमरे में थोड़ा सा दरवाजा खोल नोटिफिकेशन कर दिया है कि कोरोना खत्म हो गया, लेकिन इसके बावजूद हम समझते हैं कि हमें तो मरियम बीबी को बुलाया गया 4थी दफा, जिसमें पिनामा केसेस से लेकर असासे जांच डिस्कस हुए, और उसके बाद मरियम बीबी ने 13 जुलाई 2018 को लंदन से आकर जेल रावलपिंडी गिरफ्तारी दी, और उसके बाद दोबारा गिरफ्तार हुई। अब भी ऑनरेबल कोर्ट ने बेल आउट किया। तो वही सवाल नैब को अभी ठंडक ना हुई, या उनका कलेजा अभी उसमें खुदा ना खास्ता कोई वायरस आ गया था, तो मरियम बीबी को दोबारा बुलाया जाए। तो मैं अर्ज करना चाहता हूं, हम तो पुरअमन थे, राणा सराउल्लाह खान साहब, हमें तो ठोकर न्याय देश से गाड़ियों से उतार दिया गया। खुदा खास्ता हमारे हाथ में कुछ चीज थी तो पकड़ लेती पुलिस। खुदा खास्ता हम तो पैदल गए, और जब पैदल लोग जा रहे थे, अगर पुलिस इंतजामिया कहती, जब वो SOP डिक्लेयर करते, तो हम उसकी वायलेशन किसी सूरत नहीं करनी थी हमने। नहीं ठीक आप कह रहे हैं, ठीक आप कह रहे हैं। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि आप कह रहे हैं कि पनामा के बाद मरियम नवाज शीसा बाहर से आई, ये बात दुरुस्त है। अगर आदमी पर चलो मुबैना इल्जाम आते लगा लेते हैं, अगर एक और केस निकल आता है, एक और केस निकल आता है, एक और केस निकल आता है, तो क्या पुराने किसी केस में अगर आदमी पेश होता है तो क्या दोबारा पेश नहीं होना चाहिए? नहीं, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि हम तो बार बार पेश होने के लिए तैयार है। जब भी ऑनरेबल अदारे हमें बुलाएं, और नैब का जो अदारा है
मेरा ख्याल है कि ये भी पाकिस्तान के आइन 1973 के अंदर ही होगा, क्योंकि पाकिस्तान का आइन एक है, लेकिन यहाँ पर हुकूमत के लिए आइन एक है और अपोजिशन के लिए दूसरा है। हम कहते हैं कि शबाशी साहब को जब 28 मई को बुलाया गया, 2 जून को बुलाया गया, तो 28 मई के गिरफ्तारी के वारंट और जारी हो चुके थे। ये नैब, पीटीआई, इमरान नियाजी साहब गठजोड़ है और फिर नैब डिसीजन करे शबाशी साहब को दोबारा गिरफ्तार करना है। थोड़ा रुकिएगा, क्योंकि एफआईआर जो दर्ज हुई है उसमें राणा तनवीर साहब का नाम था, जो नेशनल असेंबली में आपने देखा कि ख्वाजा आसिफ साहब ने मसला उठाया और शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अगर ऐसा है तो ज़ाहिर ये गलत है। तो आप वहाँ बैठे हुए को अगर यहाँ एफआईआर में एप्लीकेशन आपकी गई है थाने में कि अपना इमरान नियाजी के खिलाफ, शहजाद अकबर के खिलाफ, तो फिर आप भी तो उसी तरह कर रहे हैं अगर उनको आप नहीं, हम ये अर्ज कर रहे हैं। और अगर कोई शहजाद अकबर मिर्जा साहब जो है, अगर वो हल्फन कह दें और नियाजी साहब कह दें कि वो मरियम बीबी की पेशी से लाताल्लुक थे, लाताल्लुक हैं, तो हम माफी मांगने के लिए तैयार हैं। ये तो प्री प्लान था। अच्छा, ये आप मुस्लिम लीग नून जो है, जाहिर इसकी बड़ी माशाल्लाह बड़ी पॉपुलर बड़ी पार्टी है मुल्क की, आप वर्कर्स को अगर बिल फर्ज माल, आपका पॉइंट है वो ये है कि पुलिस ने ये सारा कुछ शेलिंग की है, उन्होंने पत्थर फेंके हैं, तो वो सेफ गार्ड के तौर पर पीछे हट सकती थी। आपका इल्जाम तो 1997 सुप्रीम कोर्ट का भी अभी जान नहीं छूटी, एक नया इल्जाम आपने ले लिया, हर इलेक्शन में आपके सामने आएगा। इकबाल साहब मादरस से हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जब से इंसान पैदा हुआ है, अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है, लेकिन इल्जामात से पैगंबर नबी भी नहीं छूटे। हम तो बड़े गुनाहगार हैं। और यार, अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का नाम लेता है तो फिर उसकी आंखें आंधी नहीं होनी चाहिए, उसके कान बहरे नहीं होने चाहिए। वो एफआईआर दर्ज हुई थी और उसने कावली के मियां मनीर साहब और बाकी लोग, अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, तारिक अजीज साहब की, अख्तर सूल में उन लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ था, उन लोगों में सजा भुगती थी। यहाँ पर इमरान अहमद खान न्यायी साहब पार्लियामेंट पर हमला करते हैं, 126 दिन का धरना देते हैं, एसएसपी जुनेदो इस्लामाबाद को डंडे मारते हैं, और डॉक्टर आरफ अलवी साहब ने कहा वेल डन खान साहब, पीटीवी पर हमला कामयाब हो गया, मुबारक मुबारक। ये वो लोग हैं, मैं कहता हूं हम पॉलिटिकल लोग डिस्प्यूटेड होते हैं, लेकिन ये हमें दर्ज क्या देते हैं। इमरान खान साहब कहते थे कि बिजली के बिल नहीं देने, हम तो आज भी शहबाज शरीफ की क्यादत में, आज भी मियां नवाज शरीफ की क्यादत में, ये अभी 1 हफ्ता पहले एसएटीएफ का बिल आया, हमने पाकिस्तान की खातिर, आवाम की खातिर इनका साथ दिया। लेकिन ये ऐसे लोग हैं। राणा साहब हमारे साथ रहिएगा, बस छोटी सी ब्रेक के बाद हम आते हैं, छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। राणा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, राणा अरशद साहब। अच्छा, सफर रहमान साहब, दूसरा उनसे ये आप भी एक सवाल मैं कहूँगा आप उनसे करें। आप उनके कि मुस्लिम लीग जो है ये अब इसकी क़यादत कौन कर रहा है? बड़ा अहम सवाल है। देखिए, इसमें एक तकसीम तो बज़ाहिर दिखाई देती है, क्योंकि और वो तकसीम भी बज़ाहिर तो लोग उसके बारे में जो चहमगोइयाँ होती हैं सोसाइटी में, वो तो यही है कि जी वोट बैंक नवाज शरीफ का है और इंतज़ामी जो अमूर वो डील करते रहे हैं, अच्छे तरीके से सर अंजाम देते रहे शहबाज शरीफ। तो शहबाज शरीफ अगर क़यादत के अहल वो इसलिए नहीं, लोग समझते हैं एक ख़ास बड़ा तबका कि ठहरते, क्योंकि उनके पीछे वोट बैंक नहीं है। तो हमारे यहाँ चूँकि पॉपुलर सेंटिमेंट जो आवाम के अंदर मकबूलियत है, हर दिल अजीज़ी है, जिसकी लहर के ऊपर आगे जाके लीडर मुंतखब होता है और आवाम के मजीद वोट लेता है और इक़्तिदार में हुकूमत बनाता है। राणा साहब लाइन पर जी जरूर। राणा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। राणा साहब ये बताइए कि जो उन्होंने फुटेज बनाई है, वो आप कहते हैं फूल हैं, तो वो कहते हैं बड़े बड़े पत्थर भर के लाए थे, तो इस पर भी थोड़ा टेक दे दें, क्योंकि टीवी टुडे के नाज़रीन आप देखेंगे कि ये इस तरह लड़ाई करने के लिए कि जलसा जुलूस आ रहा है, वैसे अकेले आते उस्मान बुज़दार की तरह तो क्या आ रही था? सर, मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ, मरियम बीबी इससे पहले पेश भी होती रही, इसी दफ्तर में
وہ قید بھی رہیں. یہی جو نیب کا عقوبت خانہ ہے, اور میاں نواز شریف صاحب کو بھی رکھا گیا, حمزہ شہباز رہے, شہباز شریف صاحب رہے. ایشو یہ ہے جب آپ نیب پی ٹی آئی کا ایک ادارہ بن جائے گا اور عمران خان صاحب کہیں گے میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا, اور شہزاد اکبر صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ بھی پکڑا جائے گا وہ بھی پکڑا جائے گا, اگر تو نیب انڈیپینڈنٹ ادارہ اپنے آپ کو تسلیم کرواتا ہے یا کہتا ہے تو پھر کراس دی بورڈ کاروائی ہونی چاہیے. پھر خسرو نہیں بلکہ عوام زیادہ اچھا فیصلہ کریں گے اگر اکیلے آتے بڑا مزے سے نہیں, اگر ہم اکیلے آتے ہیں تو ان کی باتیں سن سن کر تھک گئے تھے کارکن کے, جناب ان کے ساتھ کوئی اور آتا نہیں, اس لیے یہ پارٹی کی طرف سے کام نہیں کی, کارکن آئے ہیں. اور ہم یہ حلفاً کہہ سکتے ہیں کہ جو مرزا جاوید پر الزام لگا ہے وہ تو غریب ڈالے سے کھڑا ہو کر مریم بی بی کی گاڑی پیچھے آ رہا تھا, لینڈ کروزر دکھائی گئی, اس میں گورنمنٹ کی آفیشل فائلیں بھی موجود ہیں. وہ گاڑی ہماری نہیں ہے, وہ پتھر ہم نہیں لائے. وہ یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کی ٹائیگر فورس کیسے وہاں پر آئی, اور جیسے پتھراؤ, پولیس کا کام نہیں ہوتا پتھراؤ کرنا, پولیس کا کام یہ نہیں ہوتا گولیاں چلانا, پولیس کا کام یہ نہیں تھا کہ واٹر کینن کا استعمال کرے. مریم بی بی آئی, ان کی سکورٹی گارڈ لینڈ کروزر ہے, جو لینڈ کروزر ہے محترمہ کی, وہ کل تو اس کا ایک شیشہ ٹوٹا تھا, ساری ٹوٹی ہوئی ہے, وہ آج جو دکھائی ہے. نہیں, جو کل شیشے ٹوٹے تھے وہ دکھائے تھے اور میڈیا کی موجودگی میں دکھائے تھے, اور وہ گاڑی 1 گھنٹہ گاڑی میں موجود رہی, اور وہ آپ خود ماشاءاللہ سمجھتے ہیں ہر چیز کو. بلٹ پروف گاڑی جو ہے وہ پتھر سے نہیں ٹوٹتی, اس کی سکرین نہیں سکریچ نہیں. آپ کا مطلب ہے کہ آپ کا مطلب یہ ہے کہ اس پر فائرنگ کی گئی ہے؟ جی بالکل, ہم کہتے ہیں کہ لیزر گنز کا استعمال ہونے کا بالکل اندیش ہے, اس پر تحقیقات ہونی چاہیے. اور وہ جو نیب کی بلڈنگ جو کتنی ہٹ کے ہے, یہ کون سا کوئی ایسا ہلاکو خان تھا کہ جس کا پتھر جو ہے وہ آدھا کلومیٹر چل کے اندر پہنچ گیا. یہ من گھڑت اور یہ خود ساختہ سارا ڈرامہ کیا ہے. میاں سیف الرحمان صاحب ہمارے اوپر خود انہوں نے آنسو گیس کے شیل پھینک کے رانا ثناء اللہ خان اور ہم کھڑے, اور ہماری آنکھیں سوجی ہوئی ہیں ہمارے منہ کے اوپر. ہمارا قصور کیا تھا بتائیں نا, کہ ہم نے کیا, ہم کھڑے. اچھا میاں سیف الرحمان صاحب آپ سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں بڑا. نہیں رانا صاحب, یہ بات یہ کب تک الزام در الزام جواب الجواب چلے گا, اور پارٹیوں کے اوپر جو ایک تہمت لگا دی جاتی ہے جی کہ آپ خود ہی پتھراؤ کرتے ہیں, اس کا کوئی امیج ہر بنانے کا کوئی ایک سلسلہ جو صحیح معنوں میں ہونا چاہیے, کہ یعنی روزمرہ کا. جیسے آپ عثمان بزدار وہاں اکیلے گئے ہیں, تو اگر مریم صاحبہ بھی اکیلی چلی جاتی ہیں اور خاموشی سے جا کے وہاں پیشی بھگت آتی ہیں, حالانکہ میں خود بھی جانتا ہوں اس کیس کے بارے میں کہ اس میں بہت سا معاملہ جو ہے تھوڑے سے گدلائے گئے ہیں, یعنی کہ صحیح معنوں میں شاید تفتیش نہ ہو اس میں, کیونکہ میں نے وہ ڈیلنگ دیکھی ہوئی ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سارے معاملات خاموشی سے, جس طرح کہتے ہیں کہ جسٹس سپیکس اٹ سیلف, یعنی آپ ججوں کے فیصلے بولتے ہیں, تو اس طرح میرا خیال ہے آپ لوگ بھی تھوڑے میچور ہو گئے, اس کو اگر ہینڈل کریں تو کافی حد تک معاملہ ٹھیک ہو سکتے ہیں. میاں صاحب ماشاءاللہ آپ بڑی فہم و فراست رکھتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ مریم بی بی پر یہ جو اثاثوں کا الزام ہے, یہ تو جب پناما والا ڈرامہ شروع ہوا تھا اس میں بھی یہی چیزیں ڈسکس ہوتی رہی تھی, اور اس کے بعد وہ اب بھی بیل آؤٹ ہے, اور اسی کیس میں 4تھی دفعہ بلایا جا رہا ہے. اس کے باوجود ہم جواب دینے ہی گئے تھے, لیکن یہ کیا مذاق ہے کہ ہمیں وہاں بلا کر آنسو گیس کے شیل پھینکے جاتے ہیں, اور بعد میں ہماری جو پیشی تھی اس کو کینسل کر دیا جاتا ہے. یہ ہمارے ساتھ مذاق تو رانا صاحب آپ ایک سوال کا جواب ایک دے دیجئے کہ کیا اس وقت مسلم لیگ جو نون ہے اس کی قیادت کون کر رہا ہے؟ کل جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے پریس کانفرنس میں, لوگ کہتے ہیں, جو مسلم ظاہر تجزیہ کار کہتے ہیں کہ وہ بالکل اوپن ہو گیا کہ وہ لوگ, یعنی میاں نواز شریف کا جو نیریٹو ہے اگریسولی وہ لوگ تھے, اور میاں شہباز شریف صاحب کا یہ جو تھا کہ گفتگو جاری رہنی چاہیے وہ لوگ نہیں تھے. اس کا مطلب یہ آپ بیانیہ میاں نواز شریف جیت گیا کہ مزاحمت بھی کرنی ہے اور یہ ہے کسی طرح چلانا ہے نظام کو. قیادت میاں نواز شریف صاحب کر رہی ہے یا میاں شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں؟ نہیں سر, میں گزارش کروں گا, میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں,
मेरा लीडर भी मियां नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ का लीडर भी मियां नवाज शरीफ, और मरियम बीबी का भी लीडर मियां नवाज शरीफ ही है। और उनकी क़यादत में आप देखें कि एक साइड पर एक्स वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी बैठे हैं, दूसरी साइड पर पंजाब के प्रेसिडेंट राणा सनाउल्लाह खान बैठे हैं, और राणा सनाउल्लाह खान साहब ने 10 साल मिनिस्टर लाज शहबाज शरीफ साहब के साथ काम किया। शहबाज शरीफ साहब हमारे पार्टी के लीडर हैं। आपको पता है, मियां साहब को पता कि जब चंद माह पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो शहबाज शरीफ साहब भी साथ ही थे इसी जगह पर। इसलिए मैं कहता हूं कि अल्लाह सेहत भी दे और अल्लाह ताला दुनिया की जन्नत मांगनी चाहिए। परवेज मुशर्रफ साहब को वो 1997 से लगे हुए थे कि मियां शहबाज शरीफ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ नवाज शरीफ, और कुछ नहीं है। मैं समझता हूँ कि वो सब इकट्ठे हैं, लेकिन आज इशू ये है कि नैब का किरदार जो है वो क्रॉस दी बोर्ड होना चाहिए। नैब लास्ट क्वेश्चन का जवाब दें इस आइंदा मरियम नवाज शरीफ साहब कल नजर आ रहा था कि वो अब नैब में पेश नहीं होंगी या नहीं होंगी अब पेशी पर? नहीं, बिल्कुल हम अदारों का एहतराम करते हैं। ये बिल्कुल जो आपकी बात है, हमारी लीगल टीम इसको पर बैठेगी, और कल भी पेशी के बाद जब मॉडल टाउन हम बैठे हैं, राणा सनाउल्लाह साहब, मरियम बीबी, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, तो बिल्कुल ये चीजें हैं कि हमने हमेशा मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो उस वक्त भी वो नैब कोर्ट में जाते थे। मियां शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे तो वो उस वक्त भी जाते थे। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम हुकूमत दिया। नहीं मानती नैब को, हम मानते हैं, हम मानते। बहुत मेहरबानी। मियां सैफुर रहमान साहब, बात यह है कि पार्टी वर्कर का काम जी ज़ाहिर है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू तो उन्होंने एज पार्टी वर्कर बड़े लॉयल, लेकिन हुआ ये कि जो लोग सुलह जो ग्रुप था वो तो शिकस्त उस वक्त दिखा गया जब इस्लामाबाद से चले थे। जी इस वक्त तो जो हॉक्स हैं वो आगे हैं। वो आगे हैं, परवेज रशीद है, क्योंकि मियां शाहिद नवाज खान शरीफ जो अब्बासी है है। वो मज़ाहमत की और यानी इस वक्त सियासत जो है वो यानी कि आप लाइनों पर गौर करें। रद्द अमल की सियासत। कल जब सवाल किया गया यही जो मैंने किया जी जी मरियम नवाज शरीफ साहब से, तो उन्होंने भी यही कहा कि नैरेटिव मियां नवाज शरीफ साहब का है, शहबाज शरीफ साहब और हम सब उनके साथ हैं। जी, भाई जी। ये जवाब तो मियां शहबाज शरीफ दे। जी जी नहीं देखें, दुनिया इतनी भोली तो नहीं है, दुनिया को तो पता है साहब हाँ। कि नवाज शरीफ का क्या नैरेटिव है, नवाज शरीफ की क्या थीम है, क्या पॉलिसी है, क्या स्ट्रेटजी, और शहबाज शरीफ की क्या। शहबाज शरीफ साहब को आप भी बखूबी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। नवाज शरीफ अगर इस्लामाबाद से चले थे अदारों से मज़ामत की कि ये 5 जी। लोग होते कौन है, जी ये फिक्रा था कि कौन ये लोग होते हैं। जी जी फिर जुलूसों में हाथ खड़े करवाए जाते रहे जी जी कि भाई आप मेरा साथ देंगे मेरे इस फैसले के खिलाफ। मैं समझता हूँ कि ये चीज़ थोड़ी सी हमारे यहाँ इसने बड़ी हैजान अंगेजी पैदा की है, और हैजान अंगेजी सियासत में मैं समझता हूँ बाज़ औक़ात अदम इस्तेकाम का बायस बनती अब देखो एक और स्टिग्मा लग गया, जी वो ये सफाई देते रहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जस्टिस सजाद अली शाह की अदालत पर जो जी, हमला हुआ था, वो ये दूसरा काम इसके साथ अटैच हो गया। जी जी अब इसकी सफाइयां देते रहेंगे। हाँ, ये कम से कम उनके इमेज और अच्छा, तासुर अब जो आगे है वो आगे भी वो चलते बड़ा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जी कराची में आपने देखा कि वैसे वो कराची के जी कराची के भी हैं और कराची में, और उन्होंने इससे पहले भी जब वो चीफ जस्टिस अभी नहीं तो सीनियर चीफ जस्टिस थे तो सीनियर उन्होंने वहाँ जस्टिस। काफ़ी समातें की और उन्होंने काफ़ी काम भी करवाया। लेकिन इतना कहते हैं कि वहाँ चीज़ें बदल चुकी बदइंतज़ामी हैं। भी। चाइना कटिंग है, वो ट्रेन जो कि इस ज़माने में अच्छी चलती थी वो बंद हो गई, प्लाजे बन गया, नदी नाले उन्होंने, और ये हुकूमतें कौन थी, पीपल पार्टी की हुकूमतें, तो अब भी 12 साल से कंटिन्यू कर रही है। जी जी अब चीफ जस्टिस साहब के जो रिमार्क्स हैं वो बड़े गौरतलब है। उन्होंने जी, ये जी। कहा है कि सूबाई हुकूमत, पहले तो उन्होंने कहा ये जो वज़ीर आला है 2-3 चक्कर लगा के आ जाता है तो काम नहीं हो रहे, और फिर उन्होंने क्योंकि उनको सब इलाकों की खबर है, इस पर क्या कहेंगे जो उन्होंने कहा है कि सूबाई हुकूमत नाकाम हो चुकी है। देखिए मेरा ख्याल है कि चूंकि अदालत का अहकाम हुक्म अपनी जगह सर आंखों पर, वो तो हर एक ने फॉलो करना है। रिमार्क्स और अहकामात और फैसलों में फ़र्क भी होता है, लेकिन रिमार्क्स से रहनुमाई लेनी चाहिए। लेकिन अगर रिमार्क्स ठोस हों कि मिसाल के तौर पे एनडीए को हुक्म भी दे दिया गया, ये तो हुक्म है ना जी कि वो सारे नदी नालियों की सफाई करे, तो अगर रिमार्क्स से बजाय इसमें वो अपने अंदर एक रद्दअमल पैदा करके बैठ जाए, इससे वो रहनुमाई लें, मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को एक रहनुमा असूल वज़ा कर लेने चाहिए जिसमें कहा जाए कि जी आप एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमारी नहीं ऐसा ही है, ये इस तरह क्यों नहीं काम कर रही। ऑब्जर्वेशन दी है, जी। मसला से ऑब्जर्वेशन से मुराद ये है
کہ ظاہر ایک آدمی دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے پاکستان کا جی ظاہر ہے ایک چیز سب سے بڑا جو سپروائزری جو آپ کا ایک معاشی ہب ہے مقننہ اور انتظامیہ کے بعد سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان چیف جسٹس ہیں. ملک میں کوئی کام بگڑ رہا ہو، ملک میں خرابی پیدا ہو رہی ہو، عوام کو حقوق نہ مل رہے ہوں، بنیادی حقوق متاثر ہو رہے ہیں. بنیادی حقوق کیا ہیں؟ بنیادی حقوق یہ ہیں کہ ہر آدمی کی جان و مال کا تحفظ نہ ہو رہا ہو، جی جی اس کو ایجوکیشن ہیلتھ نہ مل رہی ہو، سماجی ناانصافیاں ہوں، تو پھر ظاہر انہوں نے فیصلے کرنے ہیں نا. جی جی لیکن اس میں جو بہت زیادہ خطرہ پیدا ہونا شروع ہو گیا وہ یہ کہ یہ میاں صاحب وہ اٹارنی جنرل آف پاکستان نے کو جب کہ ہم وفاق میں کچھ اس کے بارے میں سوچا جا 148 کا جو ان کا ایک پرانا ایک تھوڑا خاص بھی ہے پی ٹی آئی کی کہ بھئی یہاں ہمارے 14 ایم این اے ہیں تو لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ کون سی تبدیلی آئی. نہیں میرا خیال ہے کہ یہ گلے شکوے تو چلتے رہیں گے، لیکن چونکہ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ دو چونکہ نظام متوازی چل رہے ہیں ایک وقت میں کہ آپ کی جو نہل انتظامیہ ہے وہ مجبوراً لوگ عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. اب عدالتوں نے تو فیصلے کرنے ہیں، لیکن جو ڈھانچہ جہاں پہ موجود ہے الیکشن کی صورت میں وہ تو منتخب ہو گیا نا. وہ تو یا تو سپریم کورٹ یہ تو نہیں کہے گا کہ جی مسئلہ یہ نہیں ہے، ان کو گھر بھیج دیا جائے کہ جب 18ویں ترمیم میں یعنی 57.5% سارا فنڈ ہی چلا گیا صوبے کو تو وہ کام کیوں نہیں کر رہا. حکومت اگر کام نہیں کرتی وہ کہتی ہے جی کہ یہ تو 2/3 میجارٹی سے ہوگا. بھئی امینڈمنٹ ہو گئی، امینڈمنٹ سے مراد یہ 18ویں ترمیم کو اتنی تو انڈسپینسیبل نہیں ہے. جب 8ویں ترمیم تھی پھر نامی ہوگی، نامی ہوئی 10ویں ہوگی. اس کا مطلب جو ترمیموں کے بعد آئین ہے اس میں کوئی بھی وقت کی تحت وقت کی ضرورت کے تحت امینڈمنٹ کی جا سکتی ہے، اس کا بھلے نام 22 ہو 23 ہو. تو وجہ یہ کہ اس میں تو یہ بھی تھا کہ آپ 14-15 سال کا بچہ جو ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ فری آف کاسٹ پڑھانا ہے تو نہیں پڑھاتے. مرضی کے تو فنڈ کے لیے تو 18ویں ترمیم کو قابو کر کے پتہ بیٹھ جائے تو ورنہ جو عوامی وہ کا نہ کرے. میرا خیال ہے یہ چیلنجیبل نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ دیکھیں اگر مینڈیٹ کا ہم بیٹھے رہیں گے کہ جی اگلے 5 سال کا انتظار کیا جائے تو کوئی نااہل حکومت آئے یا اہل اچھے لوگ آئیں، وہ تو خیر ایک پروسیس چلتا رہتا ہے. لوگ واچ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ لوگ کام نہیں کر رہے، یہ ہمارا ووٹ، کیونکہ ہمارے ہاں ووٹنگ کا سسٹم ہی بالکل یکساں مختلف ہے. آپ برادری سسٹم ہے، پیسہ چلتا ہے، بدماشی چلتی ہے، مافیاز چلتے ہیں. پھر آپ کا ایک وہ پیری مریدی ٹائپ بھی چل رہا ہے کہ ایک کلچر چل رہا ہے کہ جی یہ یہاں پہ بھٹو زندہ ہے، یہاں پہ فلاں ہے، یہاں پہ نواز شریف کلچر ہے. یہ ہمارا پیری مریدی میں اسے کہتا ہوں کہ یہاں نواز شریف صاحب پیر ہیں پنجاب میں بہت سے علاقوں کے. اب ایک نیا کلچر ادھر بھی آیا پی ٹی آئی کا بھی، تو ہمارے ہاں کلچر کے ذریعے بھی ایک ویوز آتی ہیں. اچھا چوہدری لطیف سراج صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. چوہدری صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بڑی مہربانی، آپ بڑی اہم میٹنگ اٹینڈ کر رہے تھے، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اچھا سر ایک تو یہ بتائیے کہ عثمان بزدار سے ہم بات شروع کریں گے. عثمان بزدار صاحب بغیر پروٹوکول کے پیش پر ایلیشن انہوں نے تھما دی، اس کو کوئی لمبی لسٹ کہ یہ اکیلے گئے اور کل مریم نواز شریف صاحب جس جاؤ جلال کے ساتھ گئی، اس پر ٹیک دے تو تھوڑا سا تو آگے ہم نے کراچی کی بات کرنی ہے ذرا آپ سے. جی جی بہتر. تو کیا کہیں گے جو کل کا واقعہ ہوا ہے، اس طرح عدالتیں اس طرح انسٹیٹیوشن اپن بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، اس طرح ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو آپ کا مشکور ہوں کہ اس نازک موقع پر آپ نے ہم لوگوں کو بھی اپنی رائے دینے کا موقع دیا ہے. پاکستان کی صورتحال نہ صرف یہ پہلی دفعہ ایسی ہوئی ہے، اس سے پہلے سپریم کورٹ پر حملہ ہونا اور سپریم کورٹ کی دھجیاں بکھیرنا، چیف جسٹس پاکستان کو تضحیک کے ساتھ نکالنے والے عمل پاکستان میں ہوتے رہے ہیں. اگر پاکستان کے اداروں کو اسی طرح سے بدنام کیا گیا، ان پر عوام کو لے کر ہلہ بولا گیا، تو پاکستان کے اداروں پر سے نہ صرف ہم اپنا اعتماد اٹھانا چاہتے ہیں بلکہ ہم لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میری کرپشن، میری بادیانتی اور میری چوری کو چھپانے کے لیے لوگ اپنے بچے قربان کر دیں، اپنے سر پیش کر دیں اور اپنا مال و دولت کو آگ لگا دیں، لیکن میری کرپشن چھپی رہے. ہم لوگ جب باہر نکلتے ہیں ہم اپنے ماضی کو یاد رکھتے ہوئے کہ کل ہم نے اسی طرح کا ایک فیل کیا تھا، تو آج اگر ہم دوسرا یہ فیل کرتے ہیں تو پھر ہم اسی طرح سے قابو پا لیں گے. لیکن یاد رہنا چاہیے اس دور کو اور آج کے دور میں فرق کرنا بہت ضروری ہے. پاکستان کا ایک ایک بچہ
सोशल मीडिया के जरिए और इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए बेदार हो चुका है, वो अच्छे और बुरे की तमीज करना वो खुद ही जानता है। लेकिन चौधरी साहब आप लोग सोशल मीडिया की तो बात कर रहे हैं और ये भी बात दुरुस्त है कि कानून यानी जो अदलिया के मुहाफ़िज़ हैं आप, यानी आप देखेंगे बार एंड बेंच है, तो आपकी तरफ से तो कल पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसी बात नहीं आई। आपकी बड़ी बड़ी जो बार काउंसिलें हैं, ये पाकिस्तान बार काउंसिल है, जब किसी का इंडिविजुअल केस सुप्रीम कोर्ट में होता है, मैं उसका नाम नहीं लेता क्योंकि चैनल का मसला होता है, तो ये सारे वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। इतना बड़ा अदारे के ऊपर हमला हुआ है, तो क्या आपने इस पर रद्द अमल का इजहार किया, किस बार ने किया? पूरे पाकिस्तान के कोई 2 लाख के करीब वकला मुस्तरिब हैं कि कल जो वाकया हुआ है, अगर आप लोग ये महसूस करते हैं कि हम अदारे के साथ खड़े नहीं हुए, बेशक हम अदारे के साथ खड़े हैं और हम अदारों पर हमला करने वाले लोगों को और अदलिया पर हमला करने वाले लोगों को पाकिस्तान के हर वकील का चाहे किसी पार्टी से ताल्लुक हो इसको नापसंद करता है। और बकिया रहेगी ये बात कि हमारा रद्द अमल नहीं आया। तकरीबन हर बार में आज रिक्वेजिशनें मूव हुई हैं, हम अदारों के साथ सिर्फ पाकिस्तान की सालमियत की खातिर खड़े हैं। देखो ना चौधरी साहब, स्टेट जो होती है वो अदारों से होती है। सपोज ये है कि आपका नोटिफिकेशन हुआ है कि आप एक एग्जेक्टिव में डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर सेक्रेटरी हैं, आईजी हैं, डीआईजी हैं, तो अगर वो आदमी वहां जान के उसे लाले पड़े रहे, उसे कोई बचाने वाला ना हो, कानून उसका कोई सपोर्ट ना करे, तो फैसले क्या करेगा? आपने देखा कि हमारे तो ग्रुप या ग्रोह सियासी जमातों में मौजूद है और वो सर्वाइव भी कर रहे हैं और लोग खुश भी हो रहे हैं। अगर ऐसा होता रहो तो अनारकी फैलेगी, फिर काम तो आपकी तरफ भी चल पड़ेगा ना। इससे मैं एक ज़िमनी सवाल भी कर लूं। चौधरी सरार साहब, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि हमारे कुछ वकला भाई ये भी तासुर दे रहे हैं और जो तकरीबन नून लीग का नैरेटिव भी है कि जी नैब, इसमें चूंकि ज़ेर बहस नैब अदारा है कि जी नैब जो है वो यानी वो सही मानों में शफाफ एहतसाब नहीं कर रहा, उसका हुकूमत के साथ गठजोड़ है, इसके बारे में भी कोई अपनी राय करें? जी जी, मैं बिल्कुल इस बारे में भी बात कर देना चाहता हूँ। जिस तरह से पूरे पाकिस्तान की सोसाइटी में हर तरह के लोग मौजूद हैं, इसी तरह से पाकिस्तान के हर अदारे में हर सोच और फिक्र के हम लोग भी मौजूद हैं। ऐसा ही हमने ये कभी नहीं कहा कि नहर के बनाए हुए रेफरेंसेस जो हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। हमने ये कहा है उसमें अगर तहकीक हो रही है तो वहां पर रुकावट ना डाली जाए। हम ये भी नहीं कहते कि नैब के बनाए हुए रेफरेंसेस जो हैं उन पर अदालतें अपने फैसले देकर उन रेफरेंसेस को खारिज भी करती हैं और उसमें सजाएं भी देती हैं। प्ली बार्गेन की पॉलिसी भी मौजूद है, लेकिन इंक्वायरी की हद तक, अभी तो इंक्वायरी हो रही थी, उस इंक्वायरी में अपने आप को कोई शामिल तफ्तीश ना करे और ये कहे कि अदारा जो है जानबदार हो गया है, तो ये मौकफ दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तान में नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, जमात इस्लामी हो या कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, उसका कारकुन पाकिस्तान के साथ जुड़ा है, फर्द के साथ नहीं है। अलबत्ता कुछ अफराद को मैनेज किया जा सकता है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि पूरी की पूरी कोई पार्टी जो है उसकी हमनवा बन गई है। हम इस वक्त भी देखते हैं कि नून लीग में भी बहुत अच्छे अच्छे लोग मौजूद है जिन्होंने कल के वाक़े पर खामोशी इख्तियार कर ली है। वो बोले नहीं है बेचारे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके साथ खड़े हो गए हैं। जो वाकया पेश आया है वो पसंद नहीं किया जा रहा, उस वाकये के साथ कोई नहीं खड़ा। अलबत्ता कुछ पेड लोग और जिन लोगों का रिज्क इन लोगों से व्यवस्था है वो इन लोगों के साथ खड़े होंगे। जहां तक नैब के रेफरेंसेस की बात है या जानकारी की बात है, अगर वो बनाते हैं, इंक्वायरी करते हैं, अगर कोई नहीं, लेकिन एक तो बात चौधरी साहब आप देखिए कि अगर 1500 पुलिस वाला जो है वो इस तरीके से डिसिप्लिन या इतना ऑर्गेनाइज या इतना वो काबिल नहीं था, यानी जितना मॉब भी था, बेशक उनको पता भी था वहां से जब जुलूस चला है, लोग हैं, सोशल मीडिया चल रहा है, तो पुलिस को वाइजली तौर पर इसको कंट्रोल कर लेना चाहिए, बल्कि वक्त से पहले करना चाहिए। इसके बारे में मैं ये भी अर्ज कर दूं, इकबाल शाहिद साहब, ये पहला वाकया नहीं है। पाकिस्तान के लॉ इन्फोर्सिंग अदारे उस तर्ज पे कभी नहीं चले जैसे यूरोपियन अदारे हैं या तरक्की याफ्ता ममालिक के अदारे हैं। इसी तरह से पुलिस में सिर्फ ये कल ही गलतियां नहीं हुई,
इससे पहले भी कई वाकयात पर गलतियां हुई हैं। कुछ मोब को जिस जगह पर रोका जाना चाहिए वहां पे रोका ही नहीं जाता। हमें अफसोस इस बात का है जब ये सारी की सारी आप तो खुद हो बड़े रही बड़े थी। आप बड़े बड़े जुलूसों की क़यादत करते हैं, मुझे पता है। और आरज़ा कलब के अस्पताल वाला नहीं, वाकया हाँ, भी ये देखें। बात नहीं, वो नहीं भी है, बहुत बड़ा वाकया वो भी वाकया, हाँ, वो भी जो बड़ा लतीफ सराज घिनौना साहब ने वाकया किया था। और फिर रोका। और जो लतीफ सराज साहब को और इजलास इकबाल हासिल है। शाहिद साहब, चौधरी साहब भी एग्री करेंगे, जो हुकूमत निजाम कानून का निफाज है वो नाम है पेशबीनी का, पेशबंदी का। नाहली तो है। यानी वक्त से पहले थोड़ा सा उसमें कुछ स्टेप्स लिए जाएं बर वक्त। बिल्कुल इन्होंने सही कहा कि जब एक चीज सर के ऊपर आ जाए तो फिर आप कितने फायर करेंगे, कितने लोगों को मारेंगे, कितनों को आंखों में आंसू चलो मैं बहाएंगे। चौधरी साहब से पूछूंगा, इसका पहले जवाब दे दें मियां जी, जी। सैफुर रहमान के सवाल का। जी मैं बिल्कुल इत्तेफाक कर रहा हूँ मीर साहब से। पाकिस्तान के लॉ इन्फोर्सिंग अदारे, ये बात ही मैं कर रहा हूँ उनसे गलती कमी कुताही नहीं हो रही। मैं ये कह रहा हूँ कि अदारे के खिलाफ नहीं होना चाहिए, उस अदारे की उस गलती को उजागर करना चाहिए। हाँ, दूसरी रही बात सही कि बात। पेशबंदी होनी चाहिए थी। काफी दिन पहले से प्लानिंग हो रही थी और इतलात थी मोब इकट्ठा होगा और उसको मुश्तिल भी किया जाएगा और अपने मकासद को हल करने के लिए वावेला भी किया जाएगा। डॉक्टर साहब ये तो हो गया, काफी इस पर एकेडमिक डिबेट हो गई है। आप क्या समझते हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग नून का तो अपना जो वर्कर होता है, एमएनए साहब होते हैं, एमपी होते हैं, वो अब पार्टी का जो नैरेटिव है वो सही तरीके से तजिया तो नहीं करते, उनके साथ ही होते हैं वो। ये बताइए, कल का जो आपने मंजर देखा कि स्टेज के ऊपर जो लोग बैठे थे और कुछ लोग नहीं बैठे थे, क्योंकि मुस्लिम लीग नून मुत्तहद ही है अभी या कोई क़यादत बदलने जा रही है? ये बात बिल्कुल ज़हन में रहनी चाहिए। जब एक पार्टी मौजूद होती है तो पार्टी की ऐसी पॉलिसियां जो नाकस पॉलिसियां कहलाती हैं, उस पर सारे होशमंद लोग साथ नहीं देते। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं होता कि पार्टी तकसीम हो गई है। वो पार्टी के अरकान जो समझदार होते हैं, वो जब मौका आता है तो अच्छा उसको डॉक्टर अपनी साहब, बात का हमने एक इज़हार आपसे करते हैं। बात करनी है बड़ी जरूरी, क्योंकि टाइम हमारे पास हमेशा कम रहता है। चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान ने कराची में आपने देखा है कि समाअत की है, और कराची सब दुनिया ने देखा है मीडिया के ऊपर के वहाँ की जो हुकूमत है उसने इतने सालों में क्या किया है। कराची 70 का कौन सा था, 80 का कौन सा था, आज का कराची कौन सा है। एनक्रोचमेंट्स हैं, पानी है, गंदगी है, लोगों की यानी ज़ाती ज़िंदगी खराब हो चुकी है। उन्होंने ये कहा कि सूबाई हुकूमत को उन्होंने ऑब्जर्वेशन दिया कि ये नाकाम हो चुकी है, और ये छपा है बकायदा। ज़ाहिर हम बड़ी एहतियात से बात करते हैं। तो अटारनी जनरल पाकिस्तान ने कहा कि हम आइनी तौर पर भी सोच रहे हैं, क्या ये एक्सपेक्टेड है कि 140A के तहत ये जो मामला चल रहा है, एक तो ये चल रहा है कि वफाक जो है कोई इख्तियारात उनसे ले ले, तो क्या देख रहे हैं आप? मिट जाएगी खल्के खुदा तो इंसाफ करोगे। कराची लुट गया, कराची में कत्लो गारत हो गई, कराची में बेटियों की इज्जतें नीलाम हो गई, कराची के नौजवान शाहराहों पर जिबा हो गए, किसी इदारे के कान पर जूं तक न रेंगी। बस सुप्रीम कोर्ट भी बहरहाल मौजूद ये है था। कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट का ये तो कदम काफी काबिल सताइश है ना, सुप्रीम कोर्ट का ये कदम काफी काबिल सताइश है कि उन्होंने वहाँ सिर्फ जाके- कोशिश काबिल सताइश नहीं है, ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर पहरा ना दिया। बहुत मेहरबानी, अगर बहुत सुप्रीम शुक्रिया, कोर्ट ने बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सराज साहब, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी मुझे बात कर दी जी, बड़ी कि सुप्रीम कोर्ट काम कर रही है, लेकिन अदारों भी करना चाहिए। बिल्कुल जी, तो ये दारे बात सिर्फ इतनी सी है कि अब कराची का जो मसला है वो एक दिन का नहीं है। बिल्कुल एक बैकलॉग है जी, हुकूमत साल का हर नहीं साल का बैकलॉग है। बल्कि आपने अभी रेलवे का भी जिक्र किया, मैं उस रेलवे में मैंने सफर किया हुआ है। अच्छा। एक तो ट्राम चलती थी कराची में, हाँ। एक सर्कुलर रेलवे चलती थी। हाँ। आज हम रेल की बात करते हैं, हम चीन जाते हैं, चीन का रेलवे का निज़ाम देखते हैं, फिर कहते हैं जी हम दोबारा यहाँ पे रेलवे का निज़ाम लाएंगे। तो वो निज़ाम कहाँ गया? एक चलती चलती रेलवे के ऊपर कॉलोनियां बना दी गई, कब्जे कर दिए गए। तो जब आपका मेरी बात मुल्क सुनें। माफिया चलाएगा मैं कई दफा तो फिर सुप्रीम कोर्ट की तो ऑब्जर्वेशन आएगी इस तरह की। मैं सोचता हूँ कि अंग्रेज हम पर बड़े एहसानात करके गए, जो आपको पूरा इतना बड़ा सिस्टम दे के गए हैं, रेलवे का ट्रैक दे गए, हमने- सड़कों का जाल बिछा गए, हाँ। नहरों का सिस्टम को उन्होंने बड़ा इंप्रूव किया। तो यानी आपके पास जो भी असासा जात है वो बस को 40 साल को 50 साल को 60 साल पुराना ही है। उन असासों के में ऊपर कोई इजाफा नहीं किया, नहीं इजाफा नहीं, आपकी हमने- जाती जेबें भरी गई, हमने पटड़ियाँ चकवाल की जो चकवाल जी। भवन यानी रेलवे जंक्शन था वो खत्म कोयटा में कई ब्रांच लाइनें, अब कई खत्म नारोवाल कर की दी गई। लाइनें,
وہ کھاڑ لی ہم نے. پھر آپ کا بجلی کے ساتھ لاہور سے خانے وال تک انجن چلتا تھا. میں گیا ہوں اس پر. جی میں خود بھی اس میں ٹریول کیا. وہ کہاں گیا؟ بلکہ مجھے خانے وال کے ایک صاحب کل ملے تو میں نے کہا یار وہ میں نے سفر کیا کراچی لاہور سے تو خانے وال تک بجلی سے انجن چلتا تھا. وہ کہنے کا ہاں جی میں کہ تاروں سے اور بڑی اچھی اس کی سپیڈ بھی اور بڑا اچھا تھا وہ بلکہ آپ کا ریورس جسے کہتے ہیں نا ترقی ہے معکوس. آپ کی ترقی الٹ ہی ہوئی یعنی کہ ترقی کے مواقع موجود تھے لیکن آپ نے میں پچھلے دنوں بلکہ کئی سال میں جاتا ہوں تو میں وہ ضرور کھمبے دیکھتا ہوں جہاں سے وہ تاریں لگتی تھی بجلی کی. میں نے کہا کہ بڑا صدمہ ہوتا ہے کہ کیا ہم نے بہتری کرنی. جو ابھی حکومت آتی ہے وہ نا تھوڑا سا کام کر کے نا جی بالکل لوگوں کو اس طرح لگاتی ہے ہم نے یہ پل بنایا ہے. بھئی پہلے تو صاحب دو کہ جو آپ کو انہیریٹنس دیا گیا ہے اس میں آپ نے کتنی کوئی اضافہ کیا بہتری کی یا اس میں کیا کمی ہوئی ہے وہ آپ ذمہ دار ہیں. بلکہ میں سمجھتا ہوں آپ اس کے مجرم ہیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ چیزیں خراب کر کے ایک آپ نئی چیز بنا کے مثلا پرانے اسپتال تو 10 بند ہو گئے اور نیا اسپتال اقبال شاہ صاحب میں یہی اصل میں بات کر رہا تھا کہ سپریم کورٹ کے پاس اتنے اختیارات ہیں. بڑے بڑے فیصلے کیے انہوں نے. کارگے کا جہاز آیا اس کا فیصلہ کیا. سیندک کاپر پروجیکٹ کا کیا نہیں کرنا پڑے گا لیکن یہ نا ایسا نہیں ہونا چاہیے. احکامات جاری کر دیے جائیں. سپریم کورٹ پر ہم اتنا بوجھ نہ ڈالیں. ہاں اتنا نہ ڈالیں لیکن پھر بھی کوئی ہدایت نامہ ایک قسم کا ایک ڈھانچہ کہ بنانے کا ایک حکم دیا جا سکتا ہے کہ جناب آپ ٹائم فریم کے تحت بیٹھے رہے. انہوں نے کہا کہ اسے گراؤ بلکہ اس کی نگرانی کرتے ہیں لیکن وہ انفراسٹرکچر میاں صاحب اتنا زیادہ ہو گیا کہ وہ وسیم اختر جو ہے وہ آپ کو پتا ہے وہ ایک مخصوص ایک سوچ کے حامل ہیں اور وزیر اعلیٰ صاحب ماشاءاللہ وہ رورل سندھ کو ترقی چاہتے ہیں. تو اب ہم لاسٹ مومنٹ پر ایک خوشخبری کو شیئر کرتے ہیں سر کہ آپ نے دیکھا کہ میں تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں جب ترقی عروج پر پہنچی اور خدا کے کچھ فیصلوں سے ہم نے روگردانی کی اور پھر زوال نے انسانوں کے ساتھ وہ مساوی سلوک نہ کیا. کشمیر میں آپ نے دیکھا کہ لاک ڈاؤن اس کو فوجی لاک ڈاؤن اور پھر ظلم کا لاک ڈاؤن قتل و غارت اور شہادتیں تو پھر اللہ نے پورے دنیا میں لاک ڈاؤن لگایا. پھر آپ نے 7 لاکھ سے زیادہ لوگ مر گئے لقمہ اجل بن کے 2 کروڑ سے زیادہ لوگ وہ لوگ متاثر ہوئے. بڑے بڑے اہم لوگ بڑے بڑے اہم ملکوں کی جو سائنس ٹیکنالوجی نا وہ لوگوں بڑے بڑے دولت مند بڑے بڑے پیسے والے بڑے بڑے عہدوں والے لوگ وہ چلے گئے. لیکن آپ غالباً پیوٹن کی بات غالباً کہہ رہے ہیں. وہ پیوٹن کی بات اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ خوشی کوئی بھی ہو تو شیئر کرنی چاہیے. ناظرین صدر پیوٹن جو روس کے پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے یہ خوشخبری پوری دنیا کو دی ہے کہ جو کرونا وائرس کی ویکسین ہے وہ ہم بنا لی ہے اور اس کی پہلے ہی انہوں نے تجربہ اپنی بیٹی پر کیا ہے اور کئی ارب انہوں نے اس پر یعنی جو مریضوں کو دی جا سکتی ہے اس کی پروڈیوس ہو چکی ہے. یعنی پروڈیوس بھی کر بھی رہے ہیں اور پروڈیوس ہو بھی چکی ہے. اب اس پر دوسری دنیا جس طرح آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا میں اکانومی کا ہی ایک شور ہوتا ہے دوسرے ملکوں پر قبضہ کرنا ہے اور اپنی چودراہٹ ہے. امریکہ جو ہے اور برطانیہ ہے یہ اجارہ داری ہے تو وہ اس بات کو بھی کنٹراورشل کر رہے ہیں کہ اس پر انہوں نے خدشات کا اظہار کیا اور بے تحاشا طریقوں سے انہوں نے کیا ہے. پاکستان میں بھی جاوید اکرم صاحب جو ہمارے وائس چانسلر ہیں پیمس انہوں نے بھی ایک تحقیق میں ایک بہت نمایاں کارنامہ انجام دیا ہے تو اس پر بھی انہوں نے ان سے وہ مانگی ہے ساری. جی میرا خیال کوئی آسٹریلیا سے تحقیق کے ساتھ ان کا رابطہ ہے. لیکن ایک میں نے آپ نے چونکہ روس کی ٹیکنالوجی کی بات کی تو ایک چیز ہم یہاں پہ آزما بھی رہے ہیں میں اپنے گھر میں بھی آزما رہا ہوں. وہ روس ہی کی ٹیکنالوجی جرمن تعاون کے ساتھ ہے کہ HOCl وہ فیومز پیدا کیے جاتے ہیں ایک سولوشن بناتے ہیں اس میں کلورین نکلتی ہے فیومز کی شکل میں گیس. اگر آپ کمرے میں لگا دیں یا روزانہ 10 منٹ اس میں سانس لے لیں تو بہت سے آپ کے جراثیم جو جسم کے اندر ناک میں یا کہیں بیٹھے ہوئے ہیں گلے میں تو وہ مر جائیں گے جس میں کرونا وائرس کا بھی ہے. کلورین کا نام نے جو نام دیا نا یہ آج کی نہیں یہ جنگ عظیم دوم اور وہ وہاں استعمال ہوتی تھی لیکن اب یہ باقاعدہ آپ لے سکتے ہیں. اچھا یہاں پہ لاہور میں بھی اب یہ ٹیکنالوجی روس کی اور جرمن تعاون سے یہ ٹیکنالوجی موجود ہے اور وہ اچھا میاں صاحب اب ہمارے پاس ٹائم ختم ہو گیا کیونکہ پروڈیوسر صاحب کہنے کے ٹائم ختم ہو گیا. ناظرین آپ نے دیکھا کیونکہ سارا نٹشل یہی ہے جو آپ سنتے رہتے ہیں ٹی وی کے اوپر لیکن آخر میں جو خوشخبری ہے اس کے لیے میں سمجھتا ہوں پوری دنیا کو مبارکباد دینی چاہیے کیونکہ خدائے بزرگوں برتر کا یہ باقاعدہ قرآن کریم میں ہے اور سچی کتاب جو اللہ کے آخری نبی زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری کہ بیماری بھی اللہ دیتا ہے اور شفا بھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ شفا کے لیے جو بھی ریسرچ ہے وہ کامیاب ہو چکی ہے. لیکن پاکستان میں
تھوڑا سا بھی انتظار کیجیے کہ جب تک ویکسین نہیں آ جاتی. اب دیکھ رہے ہیں کہ آج کی جو ریشو ہے وہ کورونا کے پیشنٹس کی پھر بڑھ گئی ہے. اور یہ ہے کہ آپ کو گورنمنٹ نے اگر کوئی سہولت دی ہے کاروبار کھولنے کی, بازار کھل گئے ہیں, تو ابھی احتیاط جو ہے وہ اس کو بالکل مد نظر رکھنا چاہیے. آگے آپ نے 14 اگست ہے تو اپنے ایک سویلائز معاشروں کی طرح آپ اچھے شہری ہونے کا ثبوت دیں. اور محرم الحرام میں بھی ظاہر ہے ان علماء کرام سے حکومت بھی بار بار ریکویسٹ کر رہی ہے, تو ان سے بھی ہے جب مثلا ہمارے خانہ کعبہ اور مسجد نبی پر بھی آپ نے دیکھا کہ ریسٹرکشن ہے, چند لوگ وہاں عمرہ اور حج کرتے ہیں یا کیا ہے, تو میں نے سنا ہے آپ کے علماء کرام سے جو اہل تشیع ہے کہ کربلا میں بھی انہوں نے SOP کا باقاعدہ طور پر حکم دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مقدس جو تہوار ہوتے ہیں ان کو منانا بڑا ضروری ہوتا ہے ان کی یاد میں, جن کے لیے یہ دنیا میں سمجھتا ہوں وجود میں آئی. تو پھر بھی ہمیں تمام ایک پاکستانیوں کو اچھے شہری ہونے کا ثبوت دینا چاہیے. حکومت کے جو احکامات ہیں وقتاً فوقتاً وہ ہماری جان بچانے کے لیے ہوتی ہیں, چونکہ ڈاکٹر صاحبان ابھی تک کہتے ہیں کہ ہم نے لاک ڈاؤن ختم کیا ہے, کرونا ختم نہیں ہوا. کل انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. آپ اپنا اہل خانہ کا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.